एक लड़की सोने से पहले सिर्फ बाहर बने टॉयलेट तक गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बात उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगी। असल में जब वह टॉयलेट से वापस लौट रही थी, तभी एक शराबी सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत खुद को जैकेट से ढक लिया और अपने कमरे में लौट आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ ही देर बाद वही शराबी मुस्कुराता हुआ कमरे का लकड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उससे भी डरावनी बात यह थी कि वह अपने साथ कई और नशेमंद गार्ड्स को भी ले आया। ये सभी पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी गार्ड थे और रात में शराब पीकर हंगामा करना उनकी आदत थी। नशेमंद गार्ड सीधे जाकर बिस्तर पर बैठ गया और लड़की उसके बॉयफ्रेंड को भड़काने लगा। उसके साथ आए बाकी लोग उसे रोकने की बजाय उसका साथ देने लगे। यह देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड अर्जुन अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और उसने एक जोरदार लात मारकर शराबी को बिस्तर के नीचे गिरा दिया। लेकिन उठने के बाद भी शराबी नहीं माना, उल्टा और ज्यादा बदतमीजी करने लगा और जबरदस्ती लड़की के पास जाने की कोशिश करने लगा। मामला बढ़ता देख अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल शराबी फिर से अंदर घुस आया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाकी गार्ड भी उसी का साथ दे रहे थे। क्योंकि लड़की एक आदिवासी समुदाय से थी, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की, उल्टा सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। अपनी गर्लफ्रेंड को बेइज्जत होते देख अर्जुन का सब्र टूट गया। उसने शराबी पर टूटकर हमला कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि शराबी की जान तक जा सकती थी। तभी बाकी गार्ड बीच बचाव के बहाने आए और अर्जुन को पकड़कर अलग कर दिया। अर्जुन को फंसा हुआ देखकर लड़की उसे बचाने दौड़ी, लेकिन सामने लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में दो को बेरहमी से पीटकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद उन दरिंदों की नजर लड़की पर टिक गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया तो उसने सामने का मंजर देखा और बिना एक पल गंवाए फिर से उन सभी से भिड़ गया। इसी बीच लड़की किसी तरह गते हुए बिस्तर के नीचे पहुंची और मौका मिलते ही कमरे से बाहर भाग निकली। उधर अर्जुन अकेला उन सभी से लड़ता रहा था कि उसे भागने का समय मिल सके। बाहर निकलते समय लड़की ने एक बार मुड़कर अर्जुन को देखा। उसे समझ आ चुका था कि वह अपनी जानदाओं पर लगाकर उसे बचा रहा है। लड़की मदद की तलाश में बर्फीले जंगल की ओर दौड़ पड़ी। बाहर तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था। उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। वह नंगे पैर बर्फ पर भागती रही, बार बार गिरती रही, लेकिन हर बार खुद को संभाल कर फिर उठ खड़ी होती। जिंदा रहने की उम्मीद ही उसे आगे बढ़ा रही थी। यह घटना अमेरिका के एक आदिवासी रिजर्व इलाके की है। वहीं वीर नाम का एक अनुभवी शिकारी रहता था। अगली सुबह जब वीर अपनी स्नोमोबाइल से शिकार पर निकला तो उसे बर्फ पर एक लड़की बेसुध पड़ी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। हाथ पैर ठंड से पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। वीर समझ गया कि मरने से पहले उसने बेहद दर्द सहा होगा। उसने तुरंत वायरलेस पर रिजर्व एरिया के शेरिफ को सूचना दी। मामला हत्या का था, इसलिए जांच के लिए संघीय एजेंसी से महिला अधिकारी नेहा को भेजा गया। नेहा और वीर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृत लड़की की पहचान तारा के रूप में हुई, जिसकी उम्र सिर्फ साल थी। उसके पिता वीर के पुराने दोस्त थे। जांच में पता चला कि तारा का वहां से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। इसलिए नेहा को यकीन हो गया कि तारा अपने घर से नहीं भागी थी। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन वीर को पहले से ही अंदाजा था कि उसकी मौत कैसे हुई। उसने बताया कि इतनी कड़ाके की ठंड में लगातार तेज दौड़ने से बर्फ जैसी ठंडी हवा सीधे उसके फेफड़ों में भर गई होगी। इससे उसके फेफड़े जम गए, अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो गया और आखिरकार वह गिरकर हमेशा के लिए दम तोड़ बैठी। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें भी मौत की वजह बिल्कुल यही बताई गई। इसके बाद नेहा शेरिफ के साथ तारा के घर पहुंची। तारा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उन्हें उसका नाम या रहने की जगह तक नहीं पता थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला और तारा के पिता की नजर वीर पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। तारा के पिता जैसे ही वीर को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी बेटी को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने पुराने दोस्त की यह हालत देखकर वीर उनसे वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर तारा के कातिलों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाएगा। इसके बाद महिला अधिकारी नेहा, शेरिफ और वीर घटनास्थल के आसपास बने घरों की तलाशी शुरू करते हैं। सबसे पहले वे पास के एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने नशे का आदी एक युवक दिखाई देता है, जिसकी हरकतें बेहद संदिग्ध थी। नेहा उससे पूछताछ करने ही वाली थी कि अचानक उसने अपना हाथ जेब में डाल लिया। शेरिफ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अपने हाथ बाहर निकालो। लेकिन अगले ही पल उस युवक ने जेब से मिर्च स्प्रे निकालकर दोनों के चेहरे पर छिड़क दिया। अचानक हुए इस हमले से नेहा और शेरिफ कुछ पल के लिए कुछ देख ही नहीं पाए। नेहा दर्द से चिल्लाते हुए वीर को आवाज लगाने लगी। उधर वीर पहले ही घर के पीछे पहुंच चुका था। जैसे ही दो लोग पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, उसने अपनी राइफल तानकर उन्हें वहीं रोक लिया। इधर नेहा भी खुद को संभालते हुए घर के अंदर घुस गई और एक नशेड़ी को काबू कर लिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि उनमें से एक युवक तारा का छोटा भाई रोहित था। जब रोहित को अपनी बहन की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गया। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पूछताछ के बावजूद तारा के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिल सकी। इसी दौरान शिकारी होने के कारण वीर की नजर बर्फ पर बने स्नोमोबाइल के निशानों पर पड़ी।
उसे लगा कि ये निशान किसी बड़े रात तक ले जा सकते हैं। वीर और नेहा उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। एक गिद्ध किसी इंसान की लाश को नोच रहा था। शव इतनी बुरी तरह खराब हो चुका था कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। बाद में रोहित ने बताया कि उसकी बहन के बॉयफ्रेंड का नाम मयंक था, जो पास के एक एयल ड्रिलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि हुई कि जंगल में मिली लाश उसी मयंक की थी। अब साफ हो चुका था कि तारा और मयंक दोनों की मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए नेहा और शेरिफ ने सीधे ड्रिलिंग स्टेशन जांच करने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए वे रिजर्व एरिया से बाहर स्थित स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां से कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर ड्रिलिंग स्टेशन की ओर निकल पड़े। उधर वीर दोबारा उस जगह पहुंचा जहां मयंक की लाश मिली थी। वह कोई और सुराग ढूंढना चाहता था। स्नोमोबाइल के निशानों का पीछा करते करते वह पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से नीचे देखा तो उसे वही ड्रिलिंग स्टेशन दिखाई दिया जहां नेहा और बाकी पुलिस पहुंचने वाले थे। वीर ने दूरबीन से देखा कि नेहा और पुलिस वाले सीधे में के ट्रेलर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी पल उसके मन में एक अजीब साशक पैदा हुआ। उसने तुरंत वायरलेस पर शेरिफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालात की गंभीरता समझते ही उसने अपनी राइफल उठाई और पूरी रफ्तार से स्नोमोबाइल दौड़ाते हुए नीचे की ओर निकल पड़ा। इधर नेहा ड्रिलिंग स्टेशन पहुंच चुकी थी। वहां मौजूद गार्ड्स के चेहरों पर चोट के निशान देखकर उसे उन पर शक होने लगा। उसने साफ कहा कि मयंक का ट्रेलर अंदर से देखना चाहती है। गार्ड्स ने इसका विरोध किया और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ के लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। हालात बिगड़ते देखने हसब के बीच आकर जोर से बोली, मैं FBI से हूं। यह संघीय क्षेत्र है और यहां कानूनी कार्रवाई का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। अभी इसी वक्त सभी लोग अपने हथियार नीचे रखो। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया। नेहा ने गार्ड्स को आदेश दिया कि वे उसे मयंक के ट्रेलर तक ले चले। उधर वीर लगातार वायरलेस पर शेरिफ को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने राइफल उठाई और दौड़ते हुए ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। इधर नेहा और बाकी लोग ट्रेलर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक शेरिफ के वायरलेस पर वीर की घबराई हुई आवाज गूंजी, दरवाजे से दूर हट जाओ। लेकिन चेतावनी मिलने में एक पल की भी देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड ट्रेलर के अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। किस्मत से नेहा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। जमीन पर गिरते ही उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। शेरिफ और उसके साथ आए पुलिसकर्मी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एक पुलिसकर्मी आखिरी दम तक लड़ता रहा, लेकिन कुछ और गोलियां चलने के बाद वह भी मारा गया। अब वहां सिर्फ नेहा जिंदा बची थी। जैसे ही एक गार्ड ने अपनी बंदूक नेहा की तरफ तानी, तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दरअसल वीर बर्फ से ढके कपड़े पहनकर दूर बर्फ में छिपा हुआ था। शिकारी होने की वजह से वह बिना किसी आवाज के अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच चुका था। अगले ही पल उसकी गोली चली और एक गार्ड वहीं ढेर हो गया। यह देखकर आखिरी बचा गार्ड घबराकर ट्रेलर की खिड़की से बाहर कूद गया। उसी समय नेहा भी ट्रेलर के नीचे से निकलकर उसका पीछा करने लगी। उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन कोई भी गोली गार्ड को रोक नहीं सकी। गार्ड जंगल की तरफ भाग निकला। तभी वीर वहां पहुंचा। उसने सबसे पहले घायल नेहा को ट्रेलर के अंदर पहुंचाया और उसके जख्मों पर प्राथमिक उपचार किया। उधर गार्ड लगातार अपनी जान बचाकर भागता रहा, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को पहाड़ की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी जगह पर पाया। वीर उसे वहां घसीट कर लाया था। उसके जूते उतार दिए गए थे। ठंड की वजह से उसके पैर बुरी तरह नीले पड़ चुके थे और फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो चुका था। अपनी हालत देखकर गार्ड पूरी तरह टूट गया। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन वीर ने उससे कहा कि अगर वह उस रात की पूरी सच्चाई बता देगा तो उसे जाने देगा। डर के मारे गार्ड ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उस रात उन्होंने तारा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया था और कैसे पूरी घटना हुई। सच जानने के बाद वीर ने अपना वादा निभाया। उसने गार्ड के हाथ खोल दिए और उसे आखिरी मौका दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, भागो। वीर चाहता था कि वह भी ठीक उसी तरह नंगे पैर बर्फ पर दौड़े जैसे तारा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी थी। गार्ड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके फेफड़ों में ठंडी हवा भर गई। अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो गया और वह ही तारा की तरह बर्फ पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं, लेकिन उसकी मौत भी तारा के दर्द की बराबरी नहीं कर सकती थी। सिर्फ जब 22 साल की एक मासूम लड़की नंगे पैर लगभग 6 किलोमीटर बर्फ में दौड़ती रही। उस रात उसने कितना दर्द, कितना डर और कितनी बेबसी झेली होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आखिरकार उसकी जिंदगी उस सफेद बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गई। फिल्म के अंत में वीर अपना वादा पूरा करता है और तारा के पिता को उनकी बेटी के लिए इंसाफ दिलाकर एक सुकून भरा जवाब देता है। तो दोस्तों, इंसाफ हमेशा अदालत में ही नहीं मिलता। कभी कभी जिंदगी भी गुनहगारों से उसी दर्द का हिसाब लेती है जो उन्होंने किसी बेगुनाह को दिया होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।